हेलो स्टूडेंट। आज की हमारी क्लास कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट की है। इसमें हमने पिछले टर्म पे पिछली क्लास में देखा था कि बार चार्ट क्या होता है, कैसे बनाते हैं, ठीक है, और उसके क्या क्या कैसे कैसे बनाते हैं और कैसे बार चार्ट को हम दर्शाते हैं, उसके बारे में हम लोगों ने सीखा था, ठीक है। और बार चार्ट क्यों बनाते हैं, क्या फ़ायदा होता है, आज हम इसको देखेंगे। इसमें जो हमारा पहला आज है, एडवांटेजेस ऑफ बार चार्ट, मतलब बार चार्ट के फ़ायदे क्या हैं, या बोल सकते हैं बार चार्ट के लाभ क्या हैं, ठीक है। बार चार्ट को हम क्या बार चार्ट को हम जी गैंट चार्ट भी बोलते हैं, ठीक है। इसमें पहला पॉइंट क्या है, आइए देखते हैं। पहला पॉइंट है सरल चित्रण, मतलब बार चार्ट खींचना तथा इसे समझना अत्यंत सरल है। एक सामान्य अधिदर्शक भी इसे शीघ्रता से बना लेता है और समझ सकता है। जैसे कोई भी पढ़ा लिखा नहीं है, वो भी क्या होता है, अगर आपने बार चार्ट उसको दिखा दिया तो वो भी समझ जाएगा, क्योंकि उसमें समझने में, देखने से पता चल जाता है कैसे इतना सरल होता है। आइए एग्जाम्पल से समझते हैं, ठीक है। बार चार्ट में क्या होता है, एक तरफ इधर टाइम होता है और इधर हमारा क्या होता है, एक्टिविटी होती है, ठीक है। एक्टिविटी को क्या बोलते हैं, सक्रियाएँ बोलते हैं, ठीक है। वाई एक्स एक्सिस पे टाइम होता है, वाई एक्सिस पे एक्टिविटी होती है। और जो हम अपने उसको दर्शाते हैं उसको हम हॉरिजेंटल दर्शाते हैं, ठीक है। जैसे ये हमारा ये है, ठीक है, ये हमने कर दिया। फिर इसके बाद इसमें हम हैचिंग कर देते हैं, मतलब ये हमारी आयोजित अवधि है, मतलब जो भी काम हमने चाहा है कि ये 4 दिन में कंप्लीट होना चाहिए, वो वाली अवधि है। और फिर एक हम इसी के सटा के हम करते हैं, एक हम ये कौन सी अवधि है, ये वाली अवधि है, मतलब आयोजित अवधि। ये अवधि इसको हम बोलते हैं जो है इसका हम वास्तविक अवधि, ठीक है। इसको हम बोलते हैं क्या, वास्तविक अवधि। इसको हम क्या करते हैं, कलर कर देते हैं पूरा, जिस कलर से भी दिखा सकते हैं, ठीक है। ये कौन सी है, वास्तविक अवधि। अब देखो दोनों क्या हुआ, साथ साथ चल रहा है। ये काम भी 4 दिन का था तो 4 दिन में ख़त्म हो गया। तो इसका क्या मतलब हुआ कि प्रोजेक्ट जो भी हमारा चल रहा है वो मतलब वो एक्चुअल टाइम में ख़त्म हो रहा है, तो उसमें कोई लेट नहीं हो रहा है। तो यहाँ से ये पता चल जाता है, अगर ये लेट होता, जैसे यहाँ पे 1 दिन 2 दिन 3 दिन, यहाँ पे डेज ऐसे रहता ना, 4 5 6 7 ऐसे करके बढ़ता रहता। तो अगर ये लेट होता तो इसको हम क्या करें, थोड़ा आगे बढ़ जाता। मतलब ये 4 दिन का काम था, अब इसमें कितना दिन लग गया, 6 दिन लग गया, तो डिले हो गया। काम डिले क्यों हो गया, तो हम आके साइड पे देखते रहते हैं, ठीक है, काम सही चल रहा है या डिले होने वाला होगा। तो उस अगर उतने दिन में काम नहीं होगा या डिले होगा, तो हम क्या करेंगे, उसमें कुछ सुधार करेंगे कि जो है काम जो है जल्दी से जल्दी ख़त्म हो जाए, ठीक है। इसीलिए हम इसको बार चार्ट को बनाते हैं, जिसमें हमें हमारे वर्क की क्या होती है, जानकारी मिलती रहती है, कितना काम हुआ, कितना काम काम अभी बाकी है, ठीक है। जो हमारा टाइम शेड्यूल था, जो मतलब जो जितने काम पे हमने चाहा था कि हमारा काम हो जाए, उस काम पे हमारा काम हुआ कि ना, होगा, हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, ये सब हम इसमें देखते हैं, ठीक है। अब हम पहला पॉइंट पॉइंट तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम आगे चलते हैं। क्रियाओं की स्पष्टता, मतलब विभिन्न क्रियाओं के लिए निर्धारित मूल पूर्ति अवधि चार्ट से स्पष्ट हो जाती है। जैसे कैसे समझो, एग्जाम्पल से ही समझो आप लोग, ठीक है। जैसे कोई ए क्रिया है, बी क्रिया है, सी क्रिया है और डी क्रियाएं हैं, ठीक है। ये एक्टिविटी हैं जिसे हम सक्रियाएं बोलते हैं। ए एक्टिविटी मतलब जो भी प्रोजेक्ट है उसका क्या है, ये खुदाई का काम है। जब खुदाई हो जाएगा तो ये फाउंडेशन का काम है। तो ये क्या हो जाएगा, ये ब्रिक का काम है। ये किसका काम है,
प्लास्टरिंग का काम है। ठीक है, यहाँ से सारी चीज़ें क्या होती हैं, स्पष्ट हो जाती हैं इसमें। ठीक है, ये यही कह रहा है ये वाला पॉइंट, थर्ड पॉइंट, प्रगति की तुलना। ठीक है, प्रगति की तुलना हम कैसे करते हैं, देखो जो हमने ये बनाया था, ये बनाया हमने, ये एक काम था हमारा। अब मान लीजिए ये इसकी वास्तविक अवधि है, इसको हमें छटा के बनाना है दोनों को। ठीक है, इसको हम हैचिंग करेंगे पहले वाले को। अब तुलना भी तो हो जाती है, जैसे ये 4 दिन का ही काम था और ये 3 दिन में ही ख़त्म हो रहा है, इसका मतलब हमारा काम क्या है, बहुत फास्ट चल रहा है, तो तुलना भी कर सकते हैं। अब बहुत लेट चल रहा है तो लेट चलेगा तो आगे चले जाएगा। ये इसको हम क्या हो, ये वास्तविक अवधि होती है, और ये जो होती है आयोजित अवधि। ठीक है, और ये क्या होता है, वास्तविक अवधि होती है। ठीक है, वास्तविक अवधि होती है। अब हम संशोधन में सरलता, चार्टों को संशोधित करना तथा अप टू डेट रखना बड़ा आसान होता है। ठीक है, क्योंकि हमारे जो चार्ट हैं वो एक सिंपल चार्ट है, कोई ज़्यादा उसमें दिक्कत की बात नहीं है। इसमें सिर्फ हमें ऐसे करके लाइनें खींचनी रहती हैं, कितने दिन का काम है, और उसको हैचिंग करके हम दिखाते रहते हैं। ठीक है, उसमें हम तुलना भी कर सकते हैं, सब चीज़ एक साथ दिखा सकते हैं उसमें। ठीक है, कार्य की प्रगति का पता चलता है, और कौन सा कार्य लेट होगा ये सब भी पता चल जाता है। ठीक है, सारी चीज़ें इसमें डिटेल में पता चल जाती हैं। अब हम देखते हैं लिमिटेशन ऑफ बार चार्ट। ठीक है, बार चार्ट की क्या क्या लिमिटेशन है। लिमिटेशन ऑफ बार चार्ट, संपूर्ण प्रगति का ना दर्शाना। ठीक है, इसमें क्या लिमिटेशन क्या क्या है, इसमें सिर्फ जो है इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी है वो उसी को हम दर्शा सकते हैं। जैसे बार चार्ट पूरे प्रोजेक्ट की प्रगति नहीं दर्शाता था, या प्रगति पर प्रभावी नियंत्रण नहीं रखा जा सकता। ठीक है, एक अच्छा नियंत्रण हम उसमें नहीं रख सकते, क्योंकि जैसे कोई जैसे या फिर उसका काम चल रहा है, आपका फाउंडेशन का काम चल रहा है, उसमें तो कई कई एक्टिविटी हो जाएंगी। एक तो मिट्टी खुदाई का काम हो जाएगा, मिट्टी खोदेगी, फिर मिट्टी को फेंकना भी पड़ेगा, जहाँ से हम ले आएंगे उसको डालेंगे, फिर उसमें क्या करेंगे, उसके आरसीसी करेंगे, वो करेंगे। ठीक है, सीमेंट कंक्रीट करेंगे, फिर उसमें भरेंगे, फिर ये सब जो सारी क्रियाएं हम उसमें नहीं दर्शा सकते हैं। ठीक है, ये इसका एक क्या है, ड्रॉबैक है। हम दूसरा देखते हैं, दूसरा उपक्रियाओं का ठीक चित्रण ना होना। जो उसकी उपक्रियाएं होती हैं, क्रियाएं के अंदर भी उपक्रियाएं आती हैं, उसी को हम बोलते हैं क्या बोलते हैं, उपक्रियाएं। जैसे एक मुख्य क्रिया से जुड़ी हुई, मुख्य क्रिया से जितनी क्रियाएं जुड़ी होती हैं उसी को हम क्या बोलते हैं, उपक्रियाएं बोलते हैं। ठीक है, जैसे मिट्टी खुदाई का काम है, तो उस क्रिया ये वो क्या हो गया, एक तो क्रिया हो गई, वो क्या हो गई, सक्रियाएं हो गई। अब एक मुख्य क्रिया हो गई वो। अब उस मुख्य क्रिया से जितनी भी क्रियाएं और जुड़ी होंगी उससे, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं उपक्रियाएं बोलते हैं। एक मुख्य क्रिया से जुड़ी हुई कुछ उपक्रियाएं होती हैं जिनका मुख्य क्रिया से पहले संपन्न होना अति आवश्यक है। जैसे प्रबलित सीमेंट कंक्रीट क्रिया तब तक संपन्न नहीं हो सकती जब तक निम्नलिखित उपक्रियाएं पूरी न हो जाएं। ठीक है, मुख्य क्रिया की कुछ उपक्रियाएं होती है, उसी को हम बोलते हैं। जैसे सामग्री की सप्लाई, आरसीसी आप कब बनाएंगे, जाहिर सी बात है आप तभी बनाएंगे जब आपके पास मटेरियल होगा। ठीक है, अवयव की फर्माबंदी कब करेंगे, जब तक आप फर्मा वर्मा नहीं आप लगाएंगे। प्रबलित इस्पात का मोड़ना तथा बिछाना, जब तक आप रीइंफोर्स सीमेंट को नहीं बिछाएंगे, काटेंगे, ये सब चीज़ें हैं। कंक्रीट जब तक डालने के लिए मशीन नहीं आएगी। फर्माबंदी हटाना, उसके बाद फर्माबंदी हटाएंगे, तराई करना, ये सब चीज़ें क्या है, इसकी सब उपक्रियाएं हैं। ठीक है, आरसीसी की। परंतु बार चार्ट में यह सभी क्रियाएं एक ही बार द्वारा दिखाई जाती हैं। ठीक है, इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये है कि जब हम बार चार्ट बनाते हैं, इसमें हम क्या करते हैं, यहाँ पे जैसे हमने मान लिया कि कोई बी एक्टिविटी है, और बी एक्टिविटी हमारी किस चीज़ की है, ये एक्टिविटी जो है हमारी किसकी है, ये मान लीजिए आरसीसी वर्ग की है।
तो हम सिर्फ यहाँ पे क्या दिखा देते हैं, सिर्फ आरसीसी वर्क ही दिखा देते हैं, और इसके अंदर कितनी उपक्रियाएं आती हैं उसको हम नहीं दिखा पाते हैं यहाँ पे, ठीक है। यही चीज़ ये बताना चाह रहा है। इससे पहले कितनी उपक्रियाएं आती हैं, ये सब आती हैं, मटेरियल का सप्लाई करना, फॉर्माबंदी करना, इस्पात का बिछाना, ये सब चीज़ें उसकी उपक्रियाएं हैं। इस आरसीसी के अंदर इतनी उपक्रियाएं होंगी तब जाके आरसीसी का काम पूरा होगा। ये सब हम इसमें नहीं दिखा पाते, इसीलिए ये इसका दूसरा ड्रॉबैक है, ठीक है। ड्रॉबैक्स, ये सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, ड्रॉबैक्स। चलो आगे देखते हैं। नेक्स्ट, परस्पर निर्भरता का अभाव, इसको देख पढ़ लेते हैं, समझ में आ जाएगा, ठीक है। परस्पर निर्भरता का अभाव, बार चार्ट से विभिन्न क्रियाओं की परस्पर निर्भरता का ज्ञान नहीं हो पाता है, ठीक है। परस्पर मतलब इससे क्या नहीं पता चलता, एक क्रिया दूसरे पे निर्भर कर रही है कि नहीं कर रही है, ये सब इसमें भी नहीं पता चलता। कौन सी क्रिया किस क्रिया से पहले अथवा बाद में चलेगी, बार चार्ट से पता लगाना मुश्किल हो जाता है, ठीक है। बार चार्ट से ये भी नहीं पता चलता, जैसे हमने ये बना दिया, ढेर सारे बना दिए, इससे ये नहीं पता चलता कौन सी क्रिया कब शुरू होगी, ठीक है, या इससे पहले ये वाली शुरू होगी या इससे शुरू होगी, ये सब भी हम इसमें नहीं पता कर पाते। इसी को हम क्या वो, यही क्या है, इसका ड्रॉबैक है, ये तीसरे नंबर का ड्रॉबैक है। और फिर क्रांति क्रियाओं का गौड़ रह जाना, मतलब बार चार्ट से यह पता नहीं लग पाता कि कौन सी ऐसी क्रियाएं हैं जो क्रांतिक हैं और जिनके निर्धारित समय पर पूरा ना होने के कारण प्रोजेक्ट, ठीक है। और ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है, जैसे इसमें क्या है, ये भी नहीं इसमें हम पता लगा पाते कौन सी क्रिया ऐसी है जिसके विलंब होने से पूरे प्रोजेक्ट का काम क्या होगा, रुक जाएगा, उसी को हम क्या बोलते हैं, इसके बारे में भी नहीं हम बार चार्ट में पता लगा सकते हैं। मतलब काम चल रहा है, अगर ये मान लो सी एक्टिविटी है कोई, ठीक है, अगर ये काम रुक गया तो सारा प्रोजेक्ट रुक जाएगा, ये काम कंप्लीट नहीं हुआ, सी एक्टिविटी का काम कंप्लीट नहीं हुआ तो सारा प्रोजेक्ट क्या होगा, रुक जाएगा। जैसे मान लीजिए छत डलनी थी, छत अगर नहीं डली, यहाँ पे सी एक्टिविटी में छत डलनी थी, छत नहीं डली तो ऊपर का काम नहीं होगा और नीचे का प्लास्टर वगैरह भी नहीं हो पाएगा, तो ये क्रिया का होना बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है। ये सब जैसे मैं तो एग्जांपल, एक सिंपल सा एग्जांपल ले रहा हूँ, ठीक है। अगर इसमें जो है इसके बारे में भी नहीं पता चलता, अगर कोई एक्टिविटी के नहीं होने से पूरा प्रोजेक्ट क्या होगा, रुक जाएगा या बंद हो जाएगा, वो कौन सी एक्टिविटी है ये भी नहीं पता चल पाता, ठीक है। ये है इसका ड्रॉबैक। असुविधाजनक चार्ट, क्रियाओं की संख्या अधिक हो जाने पर अथवा लंबे समय तक चलने वाली क्रियाओं पर पट्टी की लंबाई अत्यधिक हो जाती है। जैसे बार चार्ट जो हम बनाते हैं, ये क्या बनाता है, ये जो इसकी लंबाई बनाता है, ये टाइम, ये क्या बताता है, टाइम बताता है, ठीक है। कितने टाइम, जैसे यहाँ पे टाइम 1 डेज 2 डेज 3 डेज 1 डेज 2 डेज 3 डेज 4 डेज 5 डेज 6 डेज, ये मंथ में भी हो सकता है, 1 मंथ 2 मंथ 3 मंथ 4 मंथ 5 मंथ, ठीक है। तो ये कि 5 डेज 6 डेज, अब ये हमने एक बना दिया यहाँ पे, ठीक है। अब ये क्या हो गया, इसकी लेंथ क्या बता रहा है, टाइम शेड्यूल बता रहा है, ये प्रोजेक्ट इतने टाइम का है। और इसकी जो ये डेप्थ है ना, इससे हमें कोई मतलब नहीं होता, डेप्थ से कोई मतलब नहीं होता कि डेप्थ कुछ नहीं बता रहा। इसके बाद ये हमने सटा के दूसरा, ये कौन सी अवधि होती है, आयोजित अवधि होती है, ये कौन सी अवधि होती है, वास्तविक अवधि होती है। इसको हम क्या करते हैं, कलरिंग कर देते हैं, ठीक है, कलरिंग कर देते हैं, कर दे रहे हैं कलरिंग, ठीक है। और मान लीजिए प्रोजेक्ट 1 साल तक का है, लंबा प्रोजेक्ट है, तो इसकी क्या हो, इसकी जो है ये बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, क्या बढ़ जाएगी, ये बढ़ जाएगा, लंबाई बढ़ जाएगी, ये बढ़ती चली जाएगी, ठीक है। प्रोजेक्ट बहुत लंबा चलेगा तो लंबाई क्या होगी, बढ़ती चली जाएगी, ये एक असुविधाजनक है, ठीक है। ये दैट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, असुविधाजनक चार्ट बन जाता है, ठीक है। अनुसूचन परिवर्तन में दिक्कत, ठीक है। यदि अनुसूचन में परिवर्तन या सुधार करना हो, जो भी हमने बार चार्ट बनाया है, अगर उसमें कोई सुधार करना हो या सुधार करना पड़ जाए तो बार पट्टियों में स्थिति और लंबाई की समायोजित करना कठिन होता है, ठीक है। एक बार जो हमने बार चार्ट बना दिया है, मतलब ये बार चार्ट हमने बना दिया, ये बार चार्ट बने हुए हैं, ठीक है। अब क्या होगा, बार चार्ट बने हुए हैं, जैसे बार चार्ट बनता कैसे है, देखो ये एक एक्टिविटी यहाँ तक चली,
ये यहाँ तक चली, फिर दूसरी एक्टिविटी फिर यहाँ से शुरू हुई, ये भी एक्टिविटी यहाँ तक चली, फिर तीसरी, ऐसे ऐसे करके बनता है। ठीक है, अब ये मान लीजिए अगर बार चार्ट में सुधार करना है तो सुधार कैसे होगा? जाहिर सी बात सुधार हो ही नहीं सकता यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे लेंथ तो आप कम नहीं कर सकते, इसकी भी नहीं कम कर सकते। तो ये क्योंकि निर्माण कठिन और सुविधाजनक प्रोजेक्टों पर अनुसूचन आवश्यक हो जाता है, क्योंकि निर्माण में सबसे अधिक महत्व समय को दिया जाता है। ठीक है, सबसे ज़्यादा जैसे टाइम, इधर कौन सा प्रोजेक्ट कितने टाइम में कंप्लीट हो रहा है, कौन सी एक्टिविटी कितने दिन में कंप्लीट हो रही है, यही होता है इसमें। इसके ड्रॉबैक 4-5 ड्रॉबैक है। एक तो लंबाई बहुत ज़्यादा हो जाती है, सुविधाजनक होती है, और सारी क्रियाएं हम इस पे जो इम्पोर्टेंट एक्टिविटी होती है उसी को हम दर्शा पाते हैं, और जो सारी सक्रियाएं होती हैं उसको हम इसमें नहीं दर्शा पाते हैं। ठीक है, असुविधाजनक चार्ट कब बन जाता है? जैसे प्रोजेक्ट बहुत लंबा है तो उसमें क्या होता है, उसमें जो होता है लेंथ जो होती है वो बार चार्ट की वो बहुत ज़्यादा हो जाती है। ठीक है, और परस्पर और उसमें क्या होती है, एक कौन सी एक्टिविटी कौन सा काम किस पे निर्भर करेगा, इसका भी नहीं पता चलता। ये थर्ड वाला हो गया, और ये हो गया। ठीक है, अब हम आज की क्लास हमारी यहीं पे समाप्त होती है। अब हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे माइलस्टोन चार्ट्स। ठीक है, माइलस्टोन चार्ट के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे कल, नेक्स्ट क्लास होगी हमारी इसके बारे में। इसी का बार चार्ट में जो ड्रॉबैक थे वो इसमें क्या किए गए हैं, उसमें रिमूव किए गए हैं। इसी को हम क्या बोलते हैं, माइलस्टोन बार चार्ट बोलते हैं। इसकी क्लास हम कल लेंगे। आज की क्लास हमारी यहीं पे समाप्त होती है। अगर आप लोगों को बार चार्ट में कोई भी डाउट हो तो वो कमेंट करके आप लोग बताएं। ओके, थैंक यू। आज थैंक्स।